प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपके बोर्ड एग्जाम की स्टडी। तो उम्मीद करूंगा आप सभी काफी मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो पे आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूं क्लास 12th हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे हिंदी में किस प्रकार से आप लोग 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। जी हाँ, 100 में 100 नंबर। अगर आपकी हैंड राइटिंग भी सही है तो आप बिल्कुल यहाँ पर इसमें बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में वो सभी टॉपिक मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताने वाला हूं जिनको आप पढ़कर बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप यहां पर हिंदी में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, हमेशा की तरह हम लोग शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। आपको पता है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव देखिए 10 नंबर का पूछा जाएगा। अब ये 10 नंबर अगर आप शुरुआत में ही पक्के कर लेते हैं तो आपकी कॉपी जो है ना बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। आपको पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा बेस्ट होना चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आप लोग कॉपी लिखने वाले हो। तो यहां पर चलिए ऑब्जेक्टिव से हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया गया है पलाश वन के लेखक हैं। तो यहां पर है केसरी कुमार, नलिन बिलोचन शर्मा, नरेश मेहता या नरेंद्र शर्मा। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा नरेंद्र शर्मा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसमें कर लीजिएगा आप लोग, नरेंद्र शर्मा, जो कि चौथा विकल्प है आपका, पलाश वन के लेखक हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपके सामने सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से अष्टछाप का कवि नहीं है। तो यहां पर आपके सामने देख सकते हैं अष्टछाप के कवि कौन सा नहीं है, नंददास, कुम्भन दास, नाभादास, सूरदास। तो राइट आंसर यहां पर लगाएंगे नाभादास, ठीक है ना। तो अष्टछाप क्या होता है, अष्टछाप जो है 8 कवियों का एक समूह था जो कि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है, याद कर लीजिएगा। तो यहां पर आपको, और इसके अगर प्रमुख कवि की बात करें तो सूरदास जी हैं, ठीक है ना। अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास हैं, लेकिन पूछ रहा है कि यहां पर अष्टछाप के कवि नहीं है, इस वर्ड पर आप ध्यान दीजिए। तो यहां पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है ना। तो नाभादास इसमें आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, यहां पर कहा गया कि नकेनवाद में 3 लेखक हैं और वह लेखक जो नहीं है। देखिए नकेनवाद, इसको एक प्रपदवाद भी कहा जाता है, मतलब समय है एक प्रकार का, काल को कहा गया है। तो बताना है कि नकेनवाद के इनमें से कोई 3 लेखक हैं जिनमें से एक लेखक नहीं है। आपको बताना है कौन सा वो लेखक हैं जो नकेनवाद से संबंधित नहीं है। नरेश मेहता, नलिन बिलोचन शर्मा, नरेंद्र शर्मा या केसरी कुमार, ठीक है। तो राइट आंसर यहां पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका नरेंद्र शर्मा। तो यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये क्या है, एक कृति है, ठीक है ना। यहां समझिएगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के लेखक कौन है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, उपन्यास विधा की रचना है। अगर कोई पूछे, मान लीजिए क्वेश्चन ही आ जाए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देखिए हमेशा आता है कि या तो लेखक का नाम पूछेगा या तो उनकी विधा पूछ लिया, कृतियां पूछ लिया। तो मतलब आपको याद रखना है हर प्रकार से। तो यहां पर बताना है जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं ये क्या उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक कौन है। आपके सामने 4 विकल्प है, भगवती चरण वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, लाला श्रीनिवास दास और श्रीलाल शुक्ल। तो राइट आंसर यहां पर आपको लगाना है भगवती चरण, ठीक है ना। भगवती चरण वर्मा यहां पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रणधीर प्रेम मोहिनी के लेखक कौन है। तो ये क्या है, एक कृति है, देख सकते हैं, रणधीर प्रेम मोहिनी, इसके लेखक कौन है बताइए। श्री निवास दास, भगवती चरण वर्मा, श्रीलाल शुक्ल और राम नरेश त्रिपाठी। तो राइट आंसर यहां पर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास यहां पर आपका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने यहां पर है क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें देख सकते हैं कहा गया है कि राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है। राग दरबारी ये क्या है, उपन्यास है, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है राग दरबारी, ठीक है ना। तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास, श्रीलाल शुक्ल या भगवती चरण वर्मा या राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, श्रीलाल शुक्ल यहां पर लगाएंगे, है ना। दूसरा विकल्प आप इसमें कर लीजिए, श्रीलाल शुक्ल। ये किसकी है, तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, चंद्रवरदाई द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। देखिए आपको पता है चंद्रवरदाई जो हैं ये आदिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं, ठीक है। किस काल के हैं, तो आदिकाल के हैं। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि आपको बताना है चंद्रवरदाई द्वारा रचित महाकाव्य में से कौन सा है। तो आपको पता है पृथ्वीराज रासो। कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही होगा, लगा लीजिए आप लोग पृथ्वीराज रासो में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 में कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। देखिए अगर यहां पर पूछ रहा था कि चंद्रवरदाई द्वारा रचित महाकाव्य, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आदिकाल का प्रमुख महाकाव्य कौन सा है, इस प्रकार से, तब आप पृथ्वीराज रासो में लगाएंगे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन कर रहा है कि खड़ी बोली हिंदी का, ठीक है ना, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आपके सामने देखिए उसी प्रकार से पृथ्वीराज रासो, पवनदूतिका, प्रिय प्रवास, खुमान रासो, इस प्रकार से विकल्प दिए गए हैं। तो राइट आंसर यहां पर आप लगाएंगे ऑप्शन 3 प्रिय प्रवास, ठीक है ना। खड़ी बोली का अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा, जिन्हें आप हरिऔध भी बोलते हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास जो है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ठीक है ना। क्लियर है, तो आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। ब्राह्मण पत्रिका किसकी है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र आप लोग यहां पर राइट आंसर लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहां पर तीसरा, ठीक है ना, थर्ड विकल्प आप इसमें लगाएंगे, प्रताप नारायण मिश्र यहां पर ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, बताइए हिंदी का प्रथम महाकाव्य। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि हिंदी का प्रथम, अब इसमें खड़ी बोली या ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो फिर आप लोग लगाएंगे यहां पर पृथ्वीराज रासो में। किस में लगाएंगे, पृथ्वीराज रासो में आप लोग लगा के चले आएंगे। और जैसे यहां पर पूछ रहा था कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो फिर आप प्रिय प्रवास में लगाएंगे। यही दोनों में डिफरेंस होता है। काफी सारे स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक कर देते हैं, उनको समझ नहीं आता। तो समझ लीजिए, अगर खड़ी बोली पूछ रहा है, फिर से कह रहा हूं, तो आप प्रिय प्रवास में लगाएंगे। और अगर इस प्रकार से पूछता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो फिर पृथ्वीराज रासो में लगाएंगे, क्योंकि ये आदिकाल का है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि दलपति विजय द्वारा रचित काव्य कौन सा है। तो यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन, पृथ्वीराज रासो, पवनदूतिका, खुमान रासो, प्रिय प्रवास। तो भैया पृथ्वीराज रासो तो चंद्रवरदाई जी का है, पवनदूतिका आपका यह हो नहीं सकता, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है, प्रिय प्रवास किसका है, तो ये आपका यहां पर ये भी देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय जी में आप लगा देंगे। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर खुमान रासो की, तो ये किसका हो जाएगा, यहाँ पर दलपति विजय में, यही विकल्प सही होगा। तो इसमें आप लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए 3 में लगा लीजिए। चलिए तो यही आपका सही है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यही आपका क्या है, दलपति विजय द्वारा रचित काव्य है, ठीक है। तो इसमें आप लगाएंगे। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, बताइए सरस्वती पत्रिका के संपादक, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं प्रेमघन हो गया, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, या आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी होंगे, या प्रताप नारायण मिश्र, या बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन सेकंड में, ठीक है ना। दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक है। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है, तो इस प्रकार से अगर आता है तो फिर वहां पर आपको बाबू श्याम सुंदर दास जी एक ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फिर आप उनको सही करके चले आएंगे, ठीक है ना। अगला देखिए यहां पर 13 नंबर क्वेश्चन है, जड़िया कवि की उपाधि किसे दी गई। जड़िया कवि की उपाधि, कौन सा कवि, जड़िया कवि, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो नाभादास, नंददास, सूरदास या कुंभनदास। तो राइट आंसर यहां पर लगाएंगे आप लोग नंददास में। किसमें, नंददास, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए आपके सामने है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की है, तो यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। सूरदास हो गया, यहां पर आपके सामने कुंभनदास हो गया, विठलनाथ हो गए, और वल्लभाचार्य हैं। तो राइट आंसर यहां पर आप किसमें लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर 4th नंबर सही हो जाएगा। कौन सा, तो यहां पर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर 3rd में विठलनाथ, ठीक है ना, विठलनाथ यहां पर आप लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु द्वारा रचित नाटक कौन सा है। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा यहाँ पर रचित नाटक कौन सा है, आपके सामने यहाँ पर है ध्रुव सामनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और प्रेमजोगिनी। तो आप यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे तो ध्रुव सामनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त ये सभी क्या है, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं, ठीक है ना। किसके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के। तो बचा कौन सा, प्रेमजोगिनी। तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है ना। चौथा विकल्प आप इसमें लगा लीजिए। अगला देखिए 15 सर्ग वाली रचना है, कानन कुसुम, चित्राधार, यामा या कामायनी। तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा यामा, ठीक है ना, यामा में आप लगाएंगे। चलिए अगला देखिए यहां पर आपके सामने है, इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है।
तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? कानन कुसुम हो गया, कामायनी हो गया, यामा हो गया और चित्रधार। तो देखिए यहाँ पर यामा की अगर बात करें तो ये किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। किसकी कृति है? महादेवी वर्मा जी की। तो यहाँ पर यही राइट आंसर आप लगा लीजिए, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है 18 नंबर। कहा गया कि निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद जी की है? तो अब बताना है कि इनमें से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है ना। तो यहां पर आपके सामने है यामा, तो महादेवी वर्मा जी की हो गई। कुरुक्षेत्र आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का, ठीक है ना। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सभी दिनकर जी की कृतियां हैं। अब यहां पर जो कानन कुसुम है ये आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी की, है ना। तो यहां पर लगा लेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। तीसरा विकल्प सही है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि जैनेन्द्र जी द्वारा रचित निबंध है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं, जैनेन्द्र कुमार जो हैं इनके द्वारा रचित निबंध कौन सा है? पूर्वोदय व प्रस्तुत प्रश्न, परख या त्यागपत्र या सुनीता। तो राइट आंसर यहां पर आप लगा देंगे पूर्वोदय, क्योंकि त्यागपत्र की बात करें तो ये उपन्यास है इनका, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो आप लगाएंगे? सॉरी, इसमें आपको, हाँ इसी में लगाइए, यही सही है आपका। तो उपन्यास विधा की रचना आपका त्यागपत्र है, लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि पूर्वोदय तो ये आपका निबंध है। चलिए यही सही होगा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पहला ऑप्शन लगाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके पास देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित उपन्यास विधा नहीं है। तो देखिए यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया, तो जो पूर्वोदय व प्रस्तुत प्रश्न है ये किस विधा की रचना है आपकी? ये निबंध है, यहां पर याद रखिएगा निबंध है, ठीक है ना। और उपन्यास की पूछे तो यहां पर ये आपका देखिए कह रहा है कि उपन्यास नहीं है, तो भैया यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये निबंध है। बाकी त्यागपत्र, परख ये सभी क्या है? उनके उपन्यास हो जाएंगे। तो आप इसमें लगा देंगे सेकंड नंबर विकल्प को बिल्कुल सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर आपके सामने दिया गया है कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है? चलिए बताइए आप लोग, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे, या श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, या पदम सिंह शर्मा, या श्याम सुंदर दास, ठीक है। तो राइट आंसर यहां पर आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, ठीक है। तो आप लोग यहां पर लगा देंगे 1936 में की थी, और यहां पर आपका चौथा विकल्प ही सही है, ठीक है। तो यहां पर चौथा नंबर आप लगा देंगे सही विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर दिया गया है कि द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। द्विवेदी युग के लेखक कौन से नहीं है? श्याम सुंदर दास, या बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर यहां पर आपका नहीं पूछ रहा है ना, तो नहीं में आप प्रेमघन, ठीक है ना, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी। क्योंकि स्वयं सुंदर दास की बात करें, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सभी क्या है यहाँ पर इनके जो है द्विवेदी युग के हैं। तो प्रेमघन में आप यहाँ पर सही कर दीजिए ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने है 23 नंबर। इसमें कहा गया है कि नागरी नीरद पत्रिका, ठीक है, के संपादक कौन है? तो यहां पर आपके सामने हो जाएगा पहला विकल्प जो कि है प्रेमघन, ठीक है। यही आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में आप लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, संयोगिता स्वयंवर, ये आपका क्वेश्चन है। इस कृति के रचयिता कौन है, या किसकी कृति है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए, यहां पर आपके सामने है श्रीनिवास दास, पदम सिंह शर्मा, बालकृष्ण भट्ट, या श्याम सुंदर दास। तो संयोगिता स्वयंवर किसकी कृति हो जाएगी? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास, ठीक है ना, लाला श्रीनिवास दास जी की कृति है। तो आप लगाएंगे यहां पर पहला विकल्प। तो आप लोग मेरे साथ करते जाइएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर 25 नंबर दिया गया है कि साहित्य का श्रेय और प्रेय किस विधा की रचना है? बताइए, उपन्यास है, या निबंध है, या कहानी, या आलोचना। यानी कि आपकी ये कृति है साहित्य का श्रेय और प्रेय, यहां तक, ठीक है ना। तो यह किस विधा की रचना आपको बताना है। तो यहां पर आपका हो जाएगा ये निबंध है, क्या है? निबंध विधा की रचना है। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य का श्रेय और प्रेय किसकी रचना है? अभी पूछ रहा था किस विधा की रचना है, अब पूछ रहा है किसकी रचना है। आज्ञा जी की, रागिया राघव की, जैनेन्द्र कुमार, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। किसकी है? जैनेन्द्र कुमार जी की है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्यावलोकन कृति किसकी है? साहित्यावलोकन कृति किसकी है? मैथिली सेनगुप्त, या राम प्रसाद निरंजनी, या विनय मोहन शर्मा, या श्याम सुंदर दास। तो लगाएंगे
थर्ड ऑप्शन में आप लोग यहाँ पर विनय मोहन शर्मा जी की है साहित्यावलोकन कृति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि अरे यायावर याद रहेगा। ठीक है, बताइए यहाँ पर ये किसकी कृति है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग आसानी से बता देंगे। यहाँ पर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है ना, आगे जी की कृति है, किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वासायन आगे जी की कृति है आपकी अरे यायावर याद रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में सराहनीय योगदान किसका रहा है? तो मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन देखिए मिस्टेक से यहाँ पर आपको घुमा रहा है, अगर यही क्वेश्चन आता तो डायरेक्ट पूछ सकता था कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सराहनीय योगदान किसका रहा, तो भैया योगदान या स्थापना करना एक ही बात है, तो आप लगाएंगे यहाँ पर बाबू श्याम सुंदर दास। सेकंड नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बाबू श्याम सुंदर दास, क्योंकि इन्होंने ही काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो आप लगा देंगे दूसरा विकल्प हमारा सही है। अगला देखिए यहां पर है रूपक रहस्य के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, श्याम सुंदर दास या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो रूपक रहस्य के रचयिता कौन हो जाएंगे? यहां पर श्याम सुंदर दास। ठीक है ना, तो तीसरा विकल्प आप इसमें लगा के चले आइएगा बाबू श्याम सुंदर दास। तो टोटल हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखिए आपको करा दिए हैं, और इसी प्रकार से आपको एक एक वीडियो मिलती जाएगी जिसमें ऑब्जेक्टिव भी आपका तैयार हो जाएगा साथ साथ, और अदर टॉपिक भी आपके तैयार होते जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजों को और भी देखते हैं जो कि आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। वो आपकी लॉन्ग की चीजें होंगी, यानी कि आपको 5-5, 10-10 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं उनको पूरा मैं आपका फिक्स कराने वाला हूं। अगर आप जो बता रहा हूं इतना पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आप लोग हिंदी में एकदम अच्छे नंबर लेके आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भैया यहाँ पर जीवन परिचय की। देखिए जीवन परिचय में आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं कि भैया निबंध कौन कौन से तैयार करें, जीवन परिचय कौन से तैयार किया जाए, आवेदन पत्र कौन से तैयार करें। ठीक है, काफी सारे कमेंट आते हैं, रस छंद अलंकार के ऊपर वीडियो लाइए, तो आपको बिल्कुल अब टेंशन नहीं लेना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन परिचय। देखिए 5 नंबर का आपका जीवन परिचय कवियों में आता है, 5 नंबर का जीवन परिचय आपका लेखक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा महत्वपूर्ण लेखक जीवन परिचय। अब यहां पर देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर इस बार आपको ये 2 या 3 जीवन परिचय पढ़ के जाना है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं तो आप यहां पर 3 भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप 2 पढ़ लीजिए। अब कौन कौन से पढ़ना है, तो पहला देख सकते हैं डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी का है, दूसरा आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया, तीसरा आपका है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। और भैया लिखने के ऊपर ऑलरेडी कई सारी वीडियो मैं बना के आपको दे चुका हूं। आज का ये शॉर्टकट वीडियो आपको एकदम मतलब कम समय में बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें आप लोग एग्जैक्ट तरीके से पढ़ें ताकि आपका पूरा में पूरा नंबर आ जाए। तो यहां पर आपको देखिए अगर 3 जीवन परिचय आपको पूरे नहीं तैयार होते तो फिर भी आपको 2 जीवन ऊपर के जरूर जीवन परिचय तैयार करके जाना है, एक वासुदेव अग्रवाल जी का और दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, यही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपका 100% एक जीवन परिचय आ जाना है हिंदी में। अब बात करते हैं यहां पर आपके सामने महत्वपूर्ण कवियों की। तो कवियों में भी देख सकते हैं आपका 5 नंबर का जीवन परिचय ये भी आता है। तो पहला जो आपका जीवन परिचय इस बार आपको तैयार करना है कवियों में, वो है आपका मैथिली शरण गुप्त जी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, जितना कहा जाए उतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस बार। ठीक है, दूसरा जीवन परिचय आपको तैयार करना है जयशंकर प्रसाद जी का, और तीसरा आपको तैयार कर लेना है प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रानंदन पंत जी का, और चौथा जीवन परिचय आपको तैयार करना है महादेवी वर्मा। क्योंकि आपको बात की जाए यहाँ पर अगर हिंदी काव्य की बात करें तो काव्य में ज्यादा है, ठीक है ना, पाठ तो ज्यादा पाठ है तो फिर जीवन परिचय भी ज्यादा होंगे। अब इनमें से सबसे ज्यादा अगर बात करें, क्योंकि कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट, कुछ होते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसमें से अगर 4 आप तैयार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आपको यहां पर 2 जीवन परिचय बिल्कुल पढ़ के जाना है। वो है आपका यहां पर पहला जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त जी का, और दूसरा आपका जीवन परिचय होने वाला है इस बार जयशंकर प्रसाद जी का। और इनमें से आपका बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा अगर आप इतना पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जीवन परिचय वाला टॉपिक इस बार इतना के अंतर्गत अगर आप पढ़ लेते हैं कम समय में तो पूरा नंबर आपको मिलने वाला है। जीवन परिचय कैसे लिखते हैं इसके ऊपर वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, बाकी आप लोग देखिए तैयार तो कर ही रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका देखिए यहां पर होता है काव्य सौंदर्य। अब काव्य सौंदर्य में आपके यहां पर देखिए 6 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, कितने नंबर का आएगा तो आपको पता है 6 नंबर, जिसमें आपका रस आपका 2 नंबर का, छंद आपका 2 नंबर का और अलंकार आपका 2 नंबर का, टोटल हमें मिलता है 6 नंबर। तो चलिए यहां पर बात करते हैं कौन कौन से रस तैयार करने हैं, कौन से छंद, ये सब चीजें हम लोग यहां पर पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहला महत्वपूर्ण रस,
रस में आपको तैयार करना है इस बार श्रृंगार रस, ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऊपर वाले जो दो आपके रहेंगे वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तीसरा आपके यहाँ पर अथवा में आएगा, जिसमें मैं आपको यहाँ पर आपको बता रहा हूं, इतना तो आप पढ़ के जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, अब इनकी अगर आप सोचें कि हम लोग परिभाषा लिख के चले आएंगे तो फिर देखिए नंबर नहीं मिलेगा। आपको उदाहरण के साथ इन्हें तैयार करना है, पूरा उदाहरण, परिभाषा, सब कुछ, ठीक है। तो ये आपको 3 जो है रस तैयार करके इस बार बोर्ड एग्जाम देने जाना है, 100% इनमें से आपका आएगा। अब बात करते हैं अलंकार में। देखिए अलंकार में क्या क्या पढ़ना है समझिएगा। पहला अलंकार आपको पढ़ना है उपमा, ठीक है ना, उपमा अलंकार। दूसरा आपको तैयार कर लेना है इसमें देखिए रूपक अलंकार। तीसरा आपको तैयार करना है उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसमें भी ये जितने भी आप पढ़ेंगे तो इनमें उदाहरण के साथ साथ आपको तैयार करना है। परिभाषा तो आप देंगे ही, लेकिन उसमें साथ में आपको उदाहरण भी तैयार करना है। ये नहीं कि आप आधा अधूरा लिख के आए, 2 नंबर का टॉपिक है, 1 ही नंबर मिले तो फिर आपका देखिए वहां पर परसेंटेज घटेगा। क्योंकि अगर आप हिंदी को हल्के में लेके चलें तो ऐसा नहीं है, हिंदी भी आपका उतना ही नंबर जो है परसेंटेज में योगदान करेगा रिजल्ट में आपका, जितना कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ जो भी सब्जेक्ट है वो करते हैं, उससे ज्यादा हिंदी में स्कोर होता है और हिंदी आपका बहुत ज्यादा रिजल्ट सुधारने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपका अलंकार है। अब देखिए इसके बाद तैयार करना है छंद में। छंद में आपको यहां पर तैयार करना है दोहा छंद, ठीक है, दोहा और सोरठा। इनमें परिभाषा और उदाहरण के साथ साथ स्पष्टीकरण भी आना चाहिए। स्पष्टीकरण में देखिए क्या पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई दोहा है ना, दोहा हो गया, चौपाई, ऐसा कुछ करके, तो उसमें आप लघु और गुरु इस प्रकार से मात्राएं कैसे लगाएंगे, जो कि होता है स्पष्टीकरण के अंतर्गत। तो इसमें आपको स्पष्टीकरण भी तैयार करना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो स्पष्टीकरण आप फिर वहां पर कंफ्यूज हो जाए कि भैया स्पष्टीकरण क्या है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो वो चीज आप लोग मात्राएं लगाना जरूर सीख लीजिएगा, वो होता है आपका स्पष्टीकरण। तो दोहा और सोरठा और इसके साथ साथ रोला भी आप कर सकते हैं, वरना रोला इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए। सिर्फ 2 छंद इंपॉर्टेंट इस बार, दोहा और सोरठा। तो ये अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो 6 नंबर का जो टॉपिक है यहाँ पर आपका काव्य सौंदर्य का, ये बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। अब बात करते हैं एक आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है आपका आवेदन पत्र। देखिए आवेदन पत्र में आपको कौन कौन से आवेदन पत्र इस बार तैयार करना है और फिर आपको निबंध आपको कौन से तैयार करना है, वो सब कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से, स्वेलिन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले आवेदन पत्र में आपके लिए इस बार 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ एक आपको मैं अथवा बताऊंगा। पहला आवेदन पत्र आपके सामने देख सकते हैं, अपने नगर या गांव में या शहर में कुछ भी करके आएगा, प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। समझ रहे ना, यहां पर आपको कोई आवेदन पत्र लिखना है स्वच्छता संबंधित, ठीक है ना, मतलब कोई भी अधिकारी के बारे में मतलब क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि इस अधिकारी को आप लिखिए, तो उसके आप लोग यहां पर आवेदन पत्र लिखकर देने वाले हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए दूसरा, सेकंड नंबर आपके सामने है, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो ये आपका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आवेदन पत्र है इस बार, ठीक है। और तीसरा आपको तैयार करना है, 3 ही आपको बताऊंगा, इनके अंतर्गत 200%, 500%, 1000% जितना बोले उतनी गारंटी लेता हूं, आपका इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपका तीसरा देखते हैं, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र। अब इनमें से 3 तो हैं, 3 में से 2 सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपके यहां पर नीचे वाले, एक आपका किसी बैंक प्रबंधक से ऋण प्राप्ति के लिए और दूसरा आपका यहां पर होने वाला है किसी विद्यालय पर प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए। तो ये 2 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और बाकी के 3 आपको बता रहा हूं, तो तीनों अगर आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये इजी है। एक बार अगर आप लिखने का तरीका समझ गए तो इनको आप लोग चुटकियों में कर देंगे, ये तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं। तो 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है, लिखने का तरीका जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि 6 में 6 नंबर आपको लाना है। और वो भी अगर आपको नहीं पता तो काफ़ी सारे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं लिखने के तरीके के ऊपर, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अगर नहीं आपको मिल रही वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना, आने वाले टाइम पर। तो इस प्रकार से ये आपको 3 जो है बिल्कुल तैयार कर लेना है। अब बात करें निबंध में, काफी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं भैया 9 नंबर का निबंध आता है, ठीक है। और 9 नंबर में हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, अलग अलग टीचर अलग अलग चीजें बता रहे हैं। तो अब हम कौन सा तैयार करें, कंफ्यूज हैं। तो चलिए यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देने वाला हूं। पहली बात तो देखिए, निबंध में आपको पता है कि निबंध लिखने का तरीका काफी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मैं आपको यहां पर लिखने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। निबंध हमारे पास है यहां पर, तो कैसे लिखना है वो भी आपको बताने वाला हूं। देखिए
सबसे पहले निबंध आपको तैयार करना है इस बार बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान के ऊपर। ठीक है, 5 निबंध आपको यहां पर देने वाला हूं और पांचों अगर आप तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका तो 9 नंबर का जो बेड़ा पार है वो आपके हाथ में है पूरा पूरा। तो बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, कोई भी समस्या होगी उसके साथ समाधान जरूर रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको तैयार करना है। दूसरा निबंध आपको तैयार करना है साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक है, साहित्य समाज का दर्पण है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, तो ये आपका आतंकवाद के ऊपर आएगा या बेरोजगारी या आतंकवाद, दो यहां पर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। और एक हमेशा की तरह जो कि भैया आपके पेपर में हमेशा आता रहता है और आता रहेगा फ्यूचर में भी, वो है आपका यहां पर पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण की प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, तो पर्यावरण के ऊपर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये निबंध है। तो चौथा टॉपिक, पांचवा टॉपिक है आपका बढ़ती जनसंख्या एवं इसके नियंत्रण के उपाय। ठीक है ना, नियंत्रण के उपाय करके इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, जिसमें चलिए हम लोग बात करते हैं बेरोजगारी के ऊपर आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर जैसे बेरोजगारी की समस्या के ऊपर आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप कोई भी निबंध लिखना स्टार्ट करेंगे उसकी आपको तैयार करना है रूपरेखा। तो इसकी रूपरेखा जैसे यहां पर जितनी हेडिंग में आप लिखना चाहते हैं उसका रूपरेखा तैयार करेंगे। तो पहला देखिए प्रस्तावना है, दूसरा बेरोजगारी का अर्थ, तीसरा बेरोजगारी की समस्या का समाधान और चौथा आप तैयार कर लेंगे उपसंहार। इसमें 4 से 5 हेडिंग अगर आप अच्छे तरीके से मन लगाकर पूरा मस्त तरीके से राइटिंग बनाकर लिखेंगे तो पूरा नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। जैसे प्रस्तावना में देखें तो यहां पर देखिए बेरोजगारी में कहावत है कि बेकार आदमी का दिमाग शैतान का घर होता है। मतलब कोई अच्छी चीज़ें से, मतलब ऐसा यूनिक तरीका होना चाहिए जो निबंध आप लिखना शुरू करें तो वो सबसे थोड़ा सा हट के रहे, आप ऐसा प्रयास करिएगा। तो शैतान का घर होता है, बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है और आजकल पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगारी के कारण से परेशान हैं, क्योंकि लोगों ने अपने परंपरागत जातीय व्यवसाय छोड़ दिए हैं। जो मतलब पहले से चले आ रहे थे उनको लोग कोई करना ही नहीं चाहता, सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए और इसी कारण से बेरोजगारी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए मतलब सबको लगता है कि हम करेंगे तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब। अब आप लोग देखते होंगे कि आज के टाइम पर कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें लाखों की संख्या में भैया जो है आवेदन होते हैं। ठीक है ना, तो मतलब समझ सकते हैं कि बेरोजगारी तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से हो गया क्योंकि लोगों ने अपने परंपरागत व्यवसाय छोड़ दिए हैं और सब लोग अपने अपने लिए नौकरियों की तलाश में हैं। अब ये हो गया। इसके बाद दूसरा जैसे बेरोजगारी का अर्थ क्या है, बेरोजगारी का क्या अर्थ है, देखिए यहाँ पर बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जब कोई योग्य व्यक्ति, मतलब कोई योग्य व्यक्ति को काम या किसी व्यक्ति द्वारा सक्रियता से रोजगार की तलाश किए जाने के बावजूद भी उसे काम नहीं मिल पाता, तो यह अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, जबकि बालक, वृद्ध, ठीक है, रोगी अथवा अपंग व्यक्तियों को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। मतलब वो तो देखिए रोजगार कर नहीं सकते हैं ना, कोई काम कर नहीं सकते तो उनको बेरोजगार नहीं कहा जाए क्योंकि वो घर पर बैठे रहे तो वो बेरोजगार नहीं है। लेकिन युवा जो घर पर बैठा रहे वो बेरोजगार है। अब इसके बाद बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए तो पहला आपके सामने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए। जनसंख्या अगर कम हो जाएगी तो फिर सबको रोजगार मिलेगा। कुटीर उद्योगों का विकास हो, औद्योगिक विकास, ठीक है, कंपनियां आए, ठीक है, अच्छी अच्छी कंपनी लग जाएं, सहकारी खेती करके आदि कई तरीकों से प्रयोग करके जो है बेरोजगारी की समस्या को जो है दूर किया जा सकता है या बेरोजगारी का समाधान किया जा सकता है। तो अब ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर लिखना है उपसंहार, यानी जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं कंक्लूजन। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है कि हमारे देश की सरकार बेरोजगारी की समस्या से समाधान के लिए प्रयत्नशील है और इस दिशा में अनेकों कदम उठाए हैं। वैसे यहाँ पर आज के टाइम पर देखें तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर कहें तो सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है, तो ये एक प्रकार सरकार का कर्तव्य भी है। ठीक है ना, क्योंकि और हमारा भी कर्तव्य है कि अगर हमें मान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब का 1-2 प्रयास कर रहे हैं, 1-2 अटेम्प्ट हमने कर लिए और अगर नहीं मिल रही तो उसी के पीछे लगे रहने से कोई मतलब नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ दूसरा देखिए। तो ये आप यहाँ पर इस प्रकार से इसको जो है दूर किया जा सकता है। इस दिशा में अनेकों कदम उठाए गए हैं, उठाए जा रहे हैं और हमारे देश में जो संसाधन उपलब्ध हैं उसका उपयोग करके भी बेरोजगारी का समाधान खोजा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर आप इन हेडिंग को बना के लिख सकते हैं। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप काफी ज्यादा कमेंट करते हैं, भैया बहादुर कहानी या पंचलाइट कहानी में से आप उनका सारांश कैसे लिखेंगे।
देखिएगा पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगर आप ये क्वेश्चन जो आपको बताने जा रहा हूं इसको पूरा देख लेते हैं तो भैया कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन जाए, बहादुर कहानी का सारांश, उद्देश्य या भाषा शैली या कुछ भी करके शीर्षक, सब कुछ आपका यहाँ पर आ जाएगा इसी में, ठीक है ना, इसी प्रश्न के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कहानी के तत्वों के आधार पर बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। अब इस समीक्षा में भैया पूरा आने वाला है, आपको बस देख लेना है। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि अमरकांत जी द्वारा रचित बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन की समस्या को लेकर चली है। इसमें एक बेसहारा पहाड़ी लड़के के मार्मिक कथा वर्णित है और कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा निम्न प्रकार है। अब यहाँ पर समीक्षा में पहले हम लोग शीर्षक देंगे, ठीक है, अच्छा सा। तो इसका देखिए टाइटल क्या है, शीर्षक। तो देखिए कहानी का शीर्षक संक्षिप्त, सारगर्भित तथा उपयुक्त है। यह इस कहानी के प्रमुख पात्र बहादुर के नाम पर आधारित है। मतलब देखिए जो बालक था बहादुर, उसमें मतलब वो उसका नाम है बहादुर यहाँ पर, ठीक है, कहा गया। जबकि वो मतलब ऐसा नहीं कि बोला जाए कि वो कोई युद्ध किया है तो उसमें बहादुरी करी, ऐसा नहीं है, वो एक बालक है, ठीक है। तो देखिए इसे पढ़कर पाठक के मन में बहादुर के बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है और यहाँ पर बहादुर वीरता का प्रतीक न होकर पहाड़ी बालक का घरेलू नौकर का पर्याय मात्र है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो बहादुर है वो वीरता का प्रतीक नहीं है, ठीक है, कि मैंने जैसा आपको जस्ट अभी बताया, तो वो एक प्रकार से नौकर था, ठीक है। और इस प्रकार यह एक उपयुक्त शीर्षक है। अब ये शीर्षक के बाद आपको लिखना है अगला, देखिए जैसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि पात्र का चरित्र चित्रण करिए, बहादुर कहानी के पात्र का चरित्र चित्रण करिए। तो आप समझिए बहादुर कहानी के पात्र का चरित्र चित्रण कैसे लिखेंगे। देखिए कहानी में पात्रों की संख्या सीमित है, इसमें केवल 4 प्रमुख पात्र हैं, जिसमें से बहादुर हो गया, निर्मला हो गया, उसका पति और उसका पुत्र किशोर निर्मला का, ठीक है। ये 4 प्रमुख पात्र हैं। ये सभी पात्र मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखना है, अगला पॉइंट रहेगा कि बहादुर इसका प्रमुख जो है सर प्रमुख पात्र, मतलब सबसे पहला पात्र क्या है, बहादुर ही है। जो बालक था वह 12-13 वर्ष का एक पहाड़ी बालक है जो अपनी माँ की मारपीट से खींचकर, मतलब नाराज होकर, ठीक है, बाहर शहर भाग गया या भाग आया था और इसके चरित्र को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इसकी मानसिक दशा के परिवर्तन को बड़ी कुशलता से चित्रित किया गया है और वह निम्न दलित वर्ग का एक प्रतिनिधि था या है, ठीक है। तो ये इनका क्या है, आप बोल सकते हैं पात्र का चरित्र चित्रण है। इसके बाद आइए नेक्स्ट आपकी हेडिंग होती है संवाद योजना। देखिए यहाँ पर पूरा बता रहा हूँ आपको, कोई भी हेडिंग पूछता है क्वेश्चन, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछता है, आप उसको आसानी से लिख के आएंगे, बस आप इसको देख के जाइए। तो संवाद या योजना पूछता है तो फिर देखिए आलोच्य कहानी के कथोपकथन संक्षिप्त, रोचक तथा गतिशील हैं। संवाद कथानक को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं और निर्मला के पति का बहादुर के प्रति उपेक्षा भाव, निर्मला और उनके रिश्तेदारों की कठोर हृदयता, किशोर का मानवता के विरुद्ध व्यवहार, सभी कुछ उनकी बातचीत से प्रकट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इनका जो है संवाद हो जाएगा। अब भाषा शैली अगर मान लीजिए पूछता है तो क्या लिखेंगे, देखिए कहानी में सामान्य लोगों की चलती हुई व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया गया है और कहानी की भाषा वक्रता तथा घुमाव फिराव से सर्वथा दूर, सरल तथा स्वाभाविक है, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, भाषा शैली है। तो इस प्रकार से आप लोग इस कहानी को अच्छे से कर देंगे। 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में ये आपके पूछा जाता है। तो अब इससे ज़्यादा आपको कहीं पर भी नहीं लिखना और इससे ज़्यादा आपको कोई बताए तो फिर आपको उसको लिखना भी नहीं है कि आप सोचें कि इसी को हम लिख के आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका यहां से इतना कंप्लीट हो जाता है। आप देखिए गद्यांश पद्यांश थोड़ा सा देख लीजिए कौन कौन से तैयार करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन को हम देखेंगे, बाकी ग्रामर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से। पहला आपका यहाँ पर है जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्र वर्षों से भूमि के साथ साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। तो अब इसको आप पढ़ लीजिएगा कहां से लिया गया, आप लोग पहचान भी गए होंगे। नहीं पहचान तो मैं आपको बता देता हूं, ये आपका राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पाठ है। तो अब इसमें ये वाला आपको तैयार करना है। दूसरा आपको देख सकते हैं यहाँ पर तैयार करना है, इसको ढूंढ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको आपके सहारे छोड़ रहा हूँ तो इसको आप करिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से
युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना। भाषा आधुनिकता आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये है, आपको इसको तैयार कर लेना है। इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन देख, यहाँ पर मैं थोड़ा सा करा देता हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए जैसे पहला वाला है, ठीक है, जन का प्रवाह अनंत होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जैसे बन गया 2 नंबर का, यहाँ पर 10 नंबर के लिए आएगा, ठीक है ना, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन बन जाए कि जन का प्रवाह कैसा होता है, तो आप आंसर दे देंगे जन का प्रवाह कैसा होता है, अनंत होता है। तो यहाँ पर इसी में आंसर है ना। अगला क्वेश्चन, सूर्य की रश्मियां क्या प्रभाव पड़ता है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो लिख देंगे सूर्य की रश्मियों का प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन अमर हो जाता है, अजर अमर, है ना। यहाँ पर आपने देखा भी था, ये आपके सामने है, तो इसको आप यहाँ पर इसी से ढूंढ के लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घाटों का निर्माण से क्या आशय है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिया गया है कि उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो यहाँ पर घाटों का निर्माण से क्या आशय है आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पद चिन्ह छोड़ना है, यही होता है घाटों का निर्माण, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो भैया गद्यांश का शीर्षक आपका राष्ट्र का स्वरूप है, ठीक है, मैंने बता दिया, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। और लेखक कौन है, तो भैया वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे, है ना। जब कॉपी पे लिखेंगे तो आप इन चीज़ों को ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे राष्ट्र का स्वरूप हो गया, वासुदेव शरण अग्रवाल हो गए, तो ये आप थोड़ा सा अलग करके दिखे तो इसलिए ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, बाकी का आप नीला से रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग हाईलाइट करके लिखिएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर हमेशा जो कि बनता है, रेखांकित अंश की व्याख्या, अंडरलाइन पोर्शन की व्याख्या करनी है। इसमें देख सकते हैं अंडरलाइन आपके सामने ऊपर वाला, ठीक है, ये दिया गया यहाँ पर जन के प्रवाह अनंत से लेकर और यहाँ पर अमृत से भर देते, इतना आपका अंडरलाइन है। इसकी व्याख्या करनी है, जैसे यहां पर आप लिखेंगे व्याख्या में कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है, ठीक है, तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है और मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। और इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ साथ तदात्म बनाए रखा है या बनाए हैं। तो बस इतना आपको कर देना है, इसका अंडरलाइन पोर्शन की व्याख्या, और इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। ऐसे ही आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। ज़्यादा आप सोचे कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में कितना करेंगे, कितना मतलब कंफ्यूजन रहती है, तो आपको ज़्यादा नहीं करना। तो ये आपका क्या था, गद्यांश है। इसके अलावा संस्कृत का एक श्लोक आपको बताता हूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है, ऐसा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसमें कि निंदन्ति नीति निपुड़ा, इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। मैं आपको इसको कराऊंगा कैसे करना, 7 नंबर का एग्जाम में आता है आपके। निंदन्तु नीति निपुड़ा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समावेशतु गच्छतु वा यथेष्टम, ठीक है। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अब यहाँ पर अगर इसको देखें हम तो ये कहाँ से लिया गया है, इसको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। सारी चीज़ों को हम लोग आपके सामने यहाँ पर रखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आपको अगर इसका संदर्भ लिखना है, ठीक है, तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, श्लोक है ना। जैसे अगर मान लीजिए आपका गद्यांश आया होता तो फिर आप लिखते प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि संस्कृत में गद्यांश पद्यांश दोनों से आते हैं। 7-7 नंबर क्वेश्चन, पूरा 14 नंबर संस्कृत से यहाँ से पूछा जाएगा। तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी, कहाँ से लिया गया है, सुभाषित रत्नानी। तो अब इसमें भी जैसे सुभाषित रत्नानी आपका ये पाठ का नाम है, तो आप जब कॉपी पर लिखेंगे तो वहाँ पर इसको ब्लैक कर दीजिएगा, है ना, काले पेन से लिखिएगा इतनी चीज को। सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है, इतना लिख देंगे। अब आइए यहाँ पर इसका देखते हैं हम लोग हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया निंदन्त नीति निपुड़ा यदि वा स्तुवन्तु, मतलब नीति निपुण का मतलब है जो विद्वान व्यक्ति होता है, नीति में निपुण व्यक्ति होता है, वो उनकी चाहे जितनी भी आप निंदा करें, ठीक है ना, मतलब निंदन्त नीति निपुड़ा यदि वा स्तुवन्तु, चाहे आप नीति में निपुण लोगों की निंदा करें या स्तुति करें, ठीक है। और इसके बाद है लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु या वा यथेष्टम, यानी कि लक्ष्मी चाहे अपने मन से आए, रुके या चली जाए। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु मतलब लक्ष्मी आए या तो अपनी इच्छा के अनुसार, यथेष्टम मतलब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार चली जाए। इसके बाद है अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, मतलब अद्यैव मतलब आज ही या तो मृत्यु हो जाए या तो युगों के बाद मृत्यु हो, समझिएगा।
अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, मृत्यु चाहे आज ही हो जाए चाहे युगों के बाद हो जाए। न्यायात पदा प्रविचलंति पदम न धीरा, मतलब जो नीति में निपुण लोग होते हैं चाहे उनकी मृत्यु आज ही हो जाए चाहे युगों के बाद हो, लक्ष्मी आए चाहे चली जाए अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन वो अपने पद से विचलित नहीं होते, सत्य के मार्ग से बिल्कुल नहीं हटते। धैर्यशील पुरुष हमेशा न्याय के मार्ग पर चलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा इस श्लोक का जो है हिंदी में अनुवाद है। तो ऐसे करके आपको लिखना है पूरा, मतलब आप जब लिखेंगे तो पूरा आपको मिलेगा 7 नंबर, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप लोग हिंदी अनुवाद जो है करिएगा और हर चीज़ों को आपके सामने मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं उनके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।